प्रश्न संख्या 1, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उसमें आए तो ऑप्शन देखो, ये पृथ्वी, ये तो है उत्तरी और ये दक्षिणी गोलार्ध, दो हो गए ना। ये 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, इसका ऊपर का भाग उत्तरी, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और एक है ये वाला जो पोर्शन है पूरा ही, ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, है ना। अब भारत की स्थिति क्या इस जगह है? भारत कहां पे है? यहां है। तो ये जो न तो पूरा उत्तरी है और नहीं पूरा दक्षिणी है, सॉरी न पूरा पूर्वी है, यानी ये किसमें पड़ेगा? भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी। ये उत्तरी गोलार्ध है ना पूरा, तो इसमें भी है भारत और पूर्वी गोलार्ध यानी इस पोर्शन में भी है। तो इसका क्या आएगा आंसर? उत्तरी पूर्वी। आप देखो इसमें ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी कहां है? तो ए नहीं आ सकता, केवल उत्तरी में है नहीं, तो पूर्वी गोलार्ध भी है। अच्छा केवल दक्षिणी, ये दक्षिणी में तो है ही नहीं, आएगा ही नहीं। दक्षिणी पूर्वी, चूंकि दक्षिणी में तो कहीं है ही नहीं तो उसमें तो आ ही नहीं सकता। फिर उत्तरी पूर्वी, तो उत्तरी में भी है ना, ये जो है उत्तरी में भी आएगा और पूर्वी में भी है। तो अपना ऑप्शन हो गया डी। पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा है, ये जो पृथ्वी है ना, ये ग्लोब, इसकी परिभ्रमण की दिशा, परिभ्रमण का मतलब अपने स्थान पर घूमना, तो ये ऐसे घूमती है या ऐसे घूमती है, यानी ऐसे घूमेगी कि ऐसे घूमेगी, ये पूछा गया है यहाँ पे। परिभ्रमण का क्या मतलब होता है? अपने स्थान पर घूमना। एक परिक्रमण होता है जो चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, वो तो कहलाती है परिक्रमण गति। और अपनी ही दूरी पर, अपनी ही जगह पर भी चारों ओर घूमती है, उसको कहते हैं परिभ्रमण गति। तो यहाँ परिभ्रमण जो गति करती है उसकी दिशा कौन सी, डायरेक्शन क्या होती है इसमें? ये इधर से इधर चल रही है या इधर से इधर चल रही है या इधर से इधर चल रही है? तो हमने बताया था आपको कि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ऐसे ऐसे घूम रही है पृथ्वी, है ना। यानी पृथ्वी का ये पोर्शन पहले आएगा सूर्य के सामने, तो क्या हुआ? ये पश्चिम और ये पूर्व दिशा, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, पूर्व से पश्चिम नहीं है। जैसे यहां लिखा है पूर्व से पश्चिम, तो इधर से इधर नहीं घूमती वो, यानी ऐसे नहीं घूमती पृथ्वी, ऐसे नहीं घूमेगी। पूर्व से पश्चिम का मतलब ऐसे, और पश्चिम से पूर्व का मतलब ऐसे, और उत्तर से दक्षिण का मतलब ऐसे। तो ऐसे तो घूमती नहीं है, और दक्षिण से उत्तर का मतलब ऐसे, ऐसे भी नहीं घूमती है, ऐसे घूम रही है। तो ये पश्चिम से पूर्व, आंसर आएगा बी। प्रश्न संख्या 3, सर्वाधिक लंबाई किस अक्षांश रेखा की है? तो हमने बताया था, अच्छा 23.5 डिग्री है जैसे ए, तो ये नहीं हो सकता। बी 66.5 डिग्री, ये भी नहीं है, ये तो 23.5 से भी छोटी है। और सी 0 डिग्री और डी 180 डिग्री। तो जैसे इसको देखेंगे, यहां जो बीच में रेखा है वो सबसे लंबी होती है, तो 0 डिग्री होती है बीच में। अब जो जो ऊपर जाएंगे ये छोटी होती जाएगी, इनकी लंबाई कम होती जाएगी, नीचे जाएंगे तो लंबाई कम होती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो क्या इसका अक्षांश भी बढ़ता जाता है। ऐसे ये 23.5 है, फिर ये 66.5 हो गया, यहाँ 90 डिग्री ये बिल्कुल एक बिंदु ही है। तो ऐसे नीचे जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, यानी इनकी लंबाई घटती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 डिग्री है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, वो ही सबसे क्या है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगर आप इसमें देखना चाहें तो यहां देखिए, ये वाली ना, ऐसे पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, तो ये बीच वाली रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। ऊपर जाएंगे तो फिर ये क्या है कि चूंकि ये जो गोला है ना, इसकी चौड़ाई या इसकी लंबाई जो होती है गोले की, वो ऊपर जो यहाँ बीच में से ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे कम होती जाती है।
तो यही तो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर ऐसे होती है, ये अक्षांश है। तो अब ऊपर जाएंगे तो इनकी क्या है कि लंबाई जो है वो कम होती जाती है। तो जो जितना ऊपर जाओगे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 23 66 ऐसे 90, तो ये कम होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 0 डिग्री। तो अपना आंसर हो गया इसमें 0 डिग्री। बहुत विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में बता रखा आपको। अब है 4 नंबर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? हमने बताया था आपको भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। इस जगह करीब ये 23.5 डिग्री वाली रेखा है और भारत यहां पे स्थित है, ये भारत है। तो अब क्या हुआ, भारत यहां ना, तो भारत की क्या है, बीच में होकर निकलती है रेखा। 23.5 डिग्री जो रेखा है वो वीडियो में बताया था पिछले में आपको। ये भारत है ना इसे, तो ये यहां से निकल रही है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री ये भारत के बीच से होकर निकल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इसमें क्या होता है कि 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नहीं निकल रही भारत के बीच से होकर, है ना। दूसरी अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये, चलो ये छोड़ो आप, तो दक्षिणी अक्षांश आ रहा है ना सब में। इस क्वेश्चन को बहुत आसान है करना, दक्षिणी शब्द पकड़ दो आप। भारत तो है ही उत्तरी अक्षांश में, 0 डिग्री से ऊपर वाले में, उत्तरी गोलार्ध में है ना। उत्तरी गोलार्ध वाले सभी स्थानों को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांशों में स्थित स्थान। तो अब सब में देखो आप, दक्षिणी अक्षांश आ रहा है, यहां भी दक्षिणी अक्षांश आ रहा है, यहां भी दक्षिणी अक्षांश आ रहा है। तो यहाँ पे अपने क्या चाहिए, यहां अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता तो ये अपना ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ दक्षिणी लिखा है, दक्षिणी में नहीं है, तो अपना ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई का क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है? तो ये भूमध्य रेखा बीच वाली, इससे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या होगा, यानी उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे, तो ये जो ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी लंबाई का क्या होता है, ये कम होती जाती है। तो क्या आएगा यहाँ पे कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर में या दक्षिण में जाएंगे। ये ग्लोब, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं। अब इससे आप ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा, ये देखो, ये अक्षांश, ये जो लंबाई है इनकी अक्षांश रेखाओं कम होती गई ना, ऐसे भी नीचे चलेंगे तो क्या होगा, कम होती जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, घटती है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। प्रश्न संख्या 6, ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम में जाने पर देशांतर रेखाओं की लंबाई, ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा। अब इससे अपन पूर्व में जाएं या पश्चिम में जाएं तो क्या होगा, इनकी लंबाई सेम ही होगी, ऐसे नहीं होगा, ये इस तरह से, ये ऐसे होगा, इनकी लंबाई सेम होगी, कभी भी इसकी लंबाई कम नहीं होगी। देशांतर रेखाओं की विशेषता है। जैसे आप इस पे देखेंगे, ये आपके, ये ग्रीनविच रेखा है जो लंदन, यहां से लंदन से होकर निकली हुई है। अब इसके इधर जाएंगे यानी पूर्व में जाएंगे, इसके इधर जाएंगे यानी पश्चिम में जाएंगे, तो ये जो देशांतर रेखा है, ये सारी देशांतर रेखाएं है ना, खड़ी रेखाएं जो है, लॉन्गिट्यूड जिसको कहते हैं, ये देशांतर रेखाओं को क्या होगा, इनकी लंबाई। तो हम देख रहे हैं, आप किधर ही जाओ, इधर जाओ या इधर जाओ, सबकी क्या है, लंबाई एक ही है। तो क्या क्या आएगा आंसर, कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ग्रीनविच रेखा से किधर भी जाओ, इनकी लंबाई स्थिर रहती है। इसका आएगा आंसर सी। प्रश्न संख्या 7 था, एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है, देखो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मापक है और इनके बीच दूरी नापी जाती है। ऐसा नहीं दो शहरों के बीच दूरी नाप रहे हैं, दो देशों के बीच ये दूरी नापी जाती है खगोलीय पिंडों के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, या एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी, पृथ्वी से मंगल की दूरी। तो ये जो दूरी नापी जाती है उसका मापक प्रकाश वर्ष है,
प्रकाश वर्ष देखा जाता है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है कि जो प्रकाश है एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो एक प्रकाश वर्ष के समान होती है वह दूरी। और प्रकाश की स्पीड क्या होती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। तो 1 सेकंड में 3 लाख चलाना है। अब साल भर में कितने सेकंड हुए, सेकंड को आप फिर 60 से गुणा करोगे तो वो मिनट में आ जाएगा, मिनट को फिर 60 से गुणा करोगे तो वो घंटे में आ जाएगा, घंटे को फिर आप 24 से गुणा करोगे वो दिन आ जाएगा, दिन को फिर 365 से गुणा करेंगे तो वो पूरे साल की अवधि आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि अपने को मालूम हो जाएगा कि साल भर में प्रकाश कितनी दूरी चला। तो साल भर में प्रकाश चलता है जब आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गुणा करेंगे ना साल भर की अवधि को, तो 95 खरब किलोमीटर आएगा, है ना। तो इसमें आंसर क्या हुआ, 95 खरब किलोमीटर। मैंने आपको विस्तार से समझाया वहां पे प्रकाश वर्ष के बारे में, आप वीडियो देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपकी। तो 95 खरब किलोमीटर। प्रश्न संख्या 8, भारत किस कटिबंध में स्थित है। भारत किस कटिबंध में स्थित है। देखो ये कटिबंध क्या होता है बताया था आपको। ये जो विषुवत रेखा होती है ना 0 डिग्री अक्षांश, ये तो कहलाता है यहां से ये जो 23 डिग्री है 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा आ रही है, और ऊपर है ये 64.5 डिग्री, क्या कहलाता है ये आर्कटिक वृत्त, और नीचे भी ऐसे मकर रेखा 23.5 पे, ये मकर रेखा, फिर ये अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो इलाका है पूरा, ये पूरा उष्ण कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला इलाका है। और इसके ऊपर वाला जो इलाका है ये उत्तरी शीतोष्ण, ये शीतोष्ण कटिबंध होता है 23.5 से 66.5 के बीच में, ये शीतोष्ण। और इसी प्रकार नीचे भी शीतोष्ण होता है, तो नीचे वाले को तो बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण में इसलिए 0 डिग्री से दक्षिण में, और इसको बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत की स्थिति इस प्रकार है, भारत ऐसे है, भारत ऐसे है, 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो लगभग बीच में से होकर निकलती है। इसका मतलब ये है कि भारत का लगभग आधा भाग तो है उष्ण कटिबंध में, और आधा भाग ये ऊपर वाला जो भाग है ये 23.5 से 66 के बीच में उस शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है भारत का, हालांकि भारत तो 37.6 तक ही है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, ये तो 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंध रहता है। तो भारत का आधा भाग तो शीतोष्ण में आता है, आधा भाग उष्ण कटिबंध में आएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आप, केवल उष्ण कटिबंध, तो ये तो नहीं हो सकता, उष्ण में नहीं है, भारत का आधा भाग ही है उष्ण में। अच्छा, केवल शीतोष्ण, पूरा शीतोष्ण में भी नहीं है भारत, भारत का आधा भाग ही है शीतोष्ण में। तो भारत अब सी में आ रहा है उष्ण व शीतोष्ण दोनों, यानी भारत दोनों ही कटिबंध में, आधा भाग शीतोष्ण में है, आधा भाग उष्ण में है, और इधर इनमें से कोई नहीं। लेकिन अपना जो आंसर यहाँ ये सी हो जाता है, तो सी पे राइट करेंगे। प्रश्न संख्या 9, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी भारत किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो बहुत अच्छे से आपको बताया गया था। जैसे ये भारत है, भारत तो देखो ये यहां से लेकर ये 8-4 नीचे वाली जो रेखा है अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। उत्तरी अक्षांश ही आएगा इसमें, क्योंकि भारत तो है ही उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांशों में। तो अब देखिए ऑप्शन क्या आएगा इसमें अपने,
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पहला ही आपके यही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बी आएगा नहीं क्योंकि दक्षिणी अक्षांश है इसमें, तो दक्षिणी अक्षांश में तो है ही नहीं। अच्छा सी 68 से 97 ये तो भारत का देशांतरीय विस्तार है, समझे, तो इनमें तो है ही नहीं। अच्छा तो अक्षांश तो है ही 90 डिग्री तक, एक याद रखेंगे अक्षांश रेखा की जो डिग्री है ना वो लास्ट डिग्री कौन सी 90 डिग्री है बस, और उधर देशांतर में 180 है लास्ट। तो क्या समझे आप, 97 आ रहा नहीं है इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, और इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा, अपना आंसर ए हो रहा है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा शहर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। अब देखो ये सभी शहर, मुंबई शीतोष्ण कटिबंध कौन सा हुआ, ये वाला, ये शीतोष्ण हुआ, शीतोष्ण ऊपर वाला। अब ये मुंबई आ रहा है, ये मुंबई यहाँ है, चेन्नई यहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम है नीचे, तो ये तो तीनों ही शहर किसमें आ गए, उष्ण कटिबंध में आ गए ना, ये उष्ण कटिबंध है, तो शीतोष्ण में एक भी नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, उपयुक्त सभी, यानी इनमें से कोई भी शहर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, डी आंसर। प्रश्न संख्या 11, भारत का कौन सा राज्य पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने बताया पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत का कोई सा भी राज्य हो, 28 राज्य हो और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी के सभी किसमें है, पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ क्या आएगा, ये जैसे हिमाचल प्रदेश है, बी अरुणाचल प्रदेश है, सी गुजरात है, डी आएगा उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हुआ अपना डी। प्रश्न संख्या 12, भारत का देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार बताया था आपको जब हमने पढ़ाया था आपको भारत की अवस्थिति के बारे में, तो क्या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, भाई भारत पहली बात तो ये है कि पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। भारत में कौन सी देशांतर रेखाएं पड़ेगी, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर कहीं नहीं आएगा, पूर्वी और पश्चिमी दो देशांतर रेखाएं होती है, तो भारत पूर्वी में आएगा। दूसरी बात, भारत का जो विस्तार है 68 ये जो सर क्रीक के यहाँ कौन सी निकली हुई, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, सर क्रीक गुजरात में, ग्वार मोती ये जो ये निकली हुई यहाँ पे है, किबितू में कौन सी निकली हुई है, 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निकली हुई है ना, तो इनके बीच में स्थित है भारत। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है इनमें सभी में देखेंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इस डी में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हुआ अपना डी। प्रश्न संख्या 13, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। हमने आपको बताया था कि भाई भारत जो है वो इस तरह एशिया महाद्वीप है पूरा, तो अब यहां पे क्या होता है मामला कि ये एशिया महाद्वीप, अब इसके दक्षिणी भाग ये भारत है, तो ये तो दक्षिणी भाग हुआ ना, ये उत्तरी भाग हुआ, ये पूर्वी भाग हुआ, ये पश्चिम भाग हुआ, भारत यहां है, तो भारत किस भाग में है, दक्षिण एशिया में, इसलिए कहते हैं दक्षिण एशिया। किसमें स्थित है भारत, दक्षिण एशिया में, तो ध्यान में रखेंगे इसको। यहां अपना आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कौन सा भाग प्रायद्वीप कहलाता है। हमने बताया था प्रायद्वीप का मतलब ऐसी जमीन जिसके तीन ओर पानी है, तो भारत का दक्षिणी भाग ये देखिए आप, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, तीन ओर पानी हो गया, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, तो ये जो भाग है ये भारत का दक्षिणी भाग की है ये स्थिति, बस ये जो तीनों पानी वाली स्थिति उत्तरी भाग की नहीं है, अभी पूर्वी भाग की नहीं है, पश्चिम भाग की भी नहीं है। पश्चिम भाग में एक साइड में थोड़ा सा पानी गुजरात के यहाँ, पूर्वी भाग में कहाँ है, पूर्वी भाग में भी नहीं है और उत्तरी भाग में भी नहीं है। जो एक दक्षिणी भाग ही ऐसा जिसके तीन और पानी है, तो ये प्रायद्वीप कहलाता है, यानी दक्षिणी भाग। तो क्या आएगा इसमें सी। प्रश्न संख्या 15 क्या था, भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा गया था इसमें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है।
तो हमने बताया आपको भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब यहां ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पर है ये, तो देखिए ए में आ रहा है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यहां दो बार लाख आ गया, पहले ही लाख आ रहा है, यहां 32,87,263 है, तो ये लाख जो आया ना ये गलत आ गया भाई, ये नहीं आना चाहिए था, ये आ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए था। इतना ही केवल अपने को चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर चाहिए। अच्छा 32,87,263 करोड़ वर्ग किलोमीटर, तो ये करोड़ भी गलत आ गया, करोड़ नहीं है। फिर है 32,87,263 हेक्टेयर, तो हेक्टेयर भी नहीं है। और तो क्या होगा, यानी ये जो चीज लिखी हुई है क्षेत्रफल के बारे में, ये इन तीनों ही ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है, तो अपना आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से कम है? निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से कम है? तो हमने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में, और जो 6 देश हैं दूसरे जिनका भारत से ज्यादा है, ज्यादा वालों के नाम सुनिए, तो कौन से? रूस नंबर 2 पे है, कनाडा, फिर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है चीन, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसमें ब्राजील भी आ गया, कनाडा भी आ गया, चीन भी आ गया, एक मेक्सिको ऐसा है जो उन 6 में नाम नहीं आया इसका। तो मेक्सिको का इसका मतलब क्या हुआ, भारत से कम है उसका क्षेत्रफल, तो यहां पे क्या आएगा, डी। प्रश्न संख्या 17 में क्या था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में कुल 29 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 31 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पूरे 1000 बार आपको बता चुका हूं कि भारत में आज की तारीख में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या बताया था, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है आज दिनांक तक। 24 जुलाई है ना आज, तो आज तक कितने हैं, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो दादरा और नगर हवेली, वो सब दमन दीव मिलाकर वो सब करके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो अब इसमें राज्य है, उनकी राजधानी है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो देखो नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है क्या? कोहिमा ही है, तो ये तो सही है। फिर नीचे देखो इनमें क्या गड़बड़ है, मणिपुर की राजधानी अगरतला, जबकि अगरतला कहाँ की है राजधानी, त्रिपुरा की अगरतला, तो ये तो गलत हो गया है। अच्छा इधर चले नीचे, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल, जबकि यहाँ क्या लिखा रखा है, ईटानगर, ये गलत हो गया। असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है गुवाहाटी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ सुमेलित केवल एक ही हो रहा है, ए नागालैंड, जहाँ की राजधानी है कोहिमा। आंसर हो गया ए। प्रश्न संख्या 19 में क्या था, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजधानियां दी हुई थी और एक तरफ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हुए थे, यानी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी ये राजधानियां है कि नहीं है। तो इसमें ये देखना था, जैसे पहले आया था राजधानी थी दमन और उसके सामने केंद्र शासित प्रदेश का जो नाम था वो था दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। तो आपको ध्यान है दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव को अभी जॉइंट किया गया है, दोनों को एक बनाया गया है और उनकी राजधानी रखी गई है दमन। तो ये तो सुमेलित है। अच्छा कवराती कहाँ की राजधानी, लक्षद्वीप की,
ये भी सुमेलित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो ये गलत है यहाँ। अंडमान तो वहां के एक द्वीप का नाम है, तो ये सुमेलित नहीं करती है। नीचे चलेंगे, लेह और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। यानी लद्दाख की राजधानी लेह है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, लेह राजधानी। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं हो रहा है वो कौन सा नहीं हो रहा है? सी, अंडमान। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह की राजधानी बताया हुआ है, जबकि यहाँ होना चाहिए क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर। यहां पोर्ट ब्लेयर होगा, तो ये अपने आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 20 में था, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है? या विश्व में नहीं, यहां स्थान पूछा गया है एशिया में। तो एशिया में चलेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? रूस का। विश्व में भी रूस का ही है। और नंबर 2 पे एशिया में किसका है? चीन का। और नंबर 3 पे इंडिया का आता है। तो भारत का कौन सा स्थान हुआ? तीसरा स्थान। सी आएगा इसमें। प्रश्न संख्या 21, निम्न राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो इसमें ए में ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो देखो आपके आगे से भारत के नक्शे को देखेंगे ना, यहां ऐसे जैसे भारत का नक्शा है तो यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है और उसके बाद ये नागालैंड आ जाता है, फिर ये मणिपुर है और ये है यहाँ पे मिजोरम। ऐसे है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड आता है, उसके बाद मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद मिजोरम आता है, सबसे नीचे मिजोरम है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन से विकल्प में ये क्रम है। तो देखो ए में अरुणाचल प्रदेश है, बी में अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, उसके बाद नागालैंड है, फिर मिजोरम है, फिर मणिपुर है। तो ये ए ही सही है। जबकि नीचे चलेंगे अपन तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये गलत है। सॉरी, एक मिनट, ए में है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मिजोरम है और मणिपुर। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया आपके। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपके बी राइट है। सी में नागालैंड पहले आएगा ही नहीं, डी में नागालैंड पहले आएगा नहीं, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, तो बी सी तो ये गलत हो गए। पहले अरुणाचल प्रदेश आना चाहिए ना, उसके बाद नागालैंड है। तो अपना यहाँ आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्रश्न संख्या 22, निम्न शहरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम, मैंने भारत का नक्शा बताया था आपको, उसमें 28 राज्य, उनकी राजधानियां तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में विस्तार से बताया था नक्शे में, एक एक की लोकेशन बताई थी। राजधानियां हालांकि मैंने वहां लोकेट नहीं की है अभी, लेकिन राज्य तो लोकेट कर ही रखे हैं। तो राज्यों का जो क्रम है वही राजधानियों का क्रम है। तो अब यहां देखेंगे 22 नंबर में क्या पूछा कि निम्न शहरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। ये जो शहर है, इन शहरों में सभी शहर कौन से? राजधानियां हैं। तो राजधानियों का तो मैंने नाम लिखा नहीं है नक्शे में, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको राज्य बताए थे कि इस राज्य की लोकेशन ये है। पूरे 28 राज्य के 8 केंद्र शासित प्रदेश नक्शे में दर्शाए गए थे। तो उसके अनुसार अब चलेंगे ना। कोलकाता है, बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। उसके बाद रायपुर राजधानी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। भोपाल मध्य प्रदेश की है। गांधीनगर गुजरात की है। तो अब इन राज्यों का क्रम देख लीजिए आप। भाई अभी मैंने शहर नहीं बताए ना आपको, अभी अपना ये टॉपिक अधूरा है। अभी भारत के प्रमुख शहर और ये राजधानियां लोकेट की जानी है, लेकिन चूंकि जो राज्यों का क्रम है वही राजधानियों का क्रम है, तो इसमें आ गया इधर पूर्व से पश्चिम पूछा गया है इसमें। तो पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो सबसे पहले कोलकाता आएगा। अब कोलकाता के बाद आता है, सबसे पहले क्या आता है? उधर से चलेंगे तो कोलकाता के बाद आता है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी।
फिर आती है मध्य प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल के बाद फिर गुजरात मतलब मध्य प्रदेश के बाद गुजरात आता है, तो गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। तो इस तरह क्रम है। अब इन चारों विकल्पों में से देख लीजिए कहां पर ये लिखा हुआ है, तो कोलकाता, रायपुर, भोपाल और गांधीनगर ए है इसमें ऑप्शन। ए अपना आंसर हो गया, कोलकाता, रायपुर, भोपाल और गांधीनगर। प्रश्न संख्या 23 क्या था? भारत का दक्षिणतम राज्य है। हमने बताया था आपको नक्शे में कि भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? या जो केप कोमोरिन है, कुमारी अंतरिक्ष, कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन है, तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तमिलनाडु, सी। 24 नंबर क्वेश्चन था, भारत का पूर्वतम राज्य है, सबसे पूर्व दिशा में, उससे आगे भारत का कोई भूभाग नहीं है, उस राज्य का नाम कौन सा है? वैसे तीनों राज्य लगभग एक सीध में है, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा ही अंतर है। तो उस अंतर में क्या है कि सबसे आगे यानी सबसे लास्ट तक जो है पूर्व दिशा में वो अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे डी आएगा, यानी भारत का पूर्वतम राज्य है, सबसे पूर्व में स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 25 में था कि भारत का उत्तरतम राज्य है। यहाँ क्या शब्द लिखा? राज्य। तब देखो इसमें राज्य कितने लिखे हुए हैं, तो ए में जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख तो राज्य है ही नहीं। बी में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में राज्य नहीं, ये दोनों तो क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? राज्य। तो अब राज्यों में अपने पास एक तो सी में पंजाब है, डी में हिमाचल प्रदेश है, ये दोनों ही देखेंगे, हमने नक्शे में बताया था आपको बना के। तो हिमाचल प्रदेश ऊपर आता है, सबसे ऊपर कौन सा राज्य आता है भारत का? हिमाचल प्रदेश, तो डी होगा। 26 लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2030 तक बढ़ाया गया है? तो अब इसमें आपको बताया गया था कि 104वां संविधान संशोधन किया गया अभी भारतीय संविधान में। उसके तहत ये जो SC ST का आरक्षण है MLA और MP में, MP का मतलब कौन से MP? लोकसभा वाले MP, उसमें जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को 2030 तक बढ़ाया गया। अभी 2020 तक ही था ये, तो अभी इसमें संशोधन करके कहां तक बढ़ाया गया है? 2030 तक 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो बी आएगा इसमें। प्रश्न संख्या 27 क्या था? धन विधेयक के संबंध में ये था ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है। तो क्या समान शक्ति प्राप्त है धन विधेयक के मामले में? नहीं है, लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है। जिसे लोकसभा में पहले रखा जाता है धन विधेयक सदैव, राज्यसभा में बाद में जाता है वहां से पारित होने के बाद। और इसके अलावा धन विधेयक वहां जाता है राज्यसभा में, तो 14 दिन तक ज्यादा से ज्यादा वो रोक सकती है उसको, उसमें कुछ संशोधन करने का अधिकार तो है, कर तो सकती है, लेकिन उस संशोधन को मानना नहीं मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। 14 दिन तक अगर वो उसे पारित नहीं करती है या भिजवाती नहीं है तो उसे पारित समझा जाता है लोकसभा द्वारा, समझिए आप। तो यहाँ हमने बताया था आपको विस्तार से कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त है धन विधेयक के मामले में। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये बी ऑप्शन जो है, लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है, ये सही है। अब सी में जाएंगे तो राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है, ये सही नहीं हो सकता। एक ए में जाएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ अपना आंसर फिट होता है बी। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फॉल्स है। तो इसमें ए में था साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पुरस्तापित किया जा सकता है। पुरस्तापित का मतलब होता है पहले प्रस्तुत करना, पहले पेश करना, कि जैसे कोई विधेयक है उसको पहले लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में, इस बारे में नियम बने हुए हैं, संविधान में लिखे हुए नियम। तो
इस बारे में साधारण विधेयक के मामले में क्या लिखा हुआ है कि ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है या पुनर्स्थापित किया जा सकता है या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एक तो सही है अपना। अच्छा, बी ऑप्शन, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, नहीं की जाती। संविधान संशोधन के मामले में या धन विधेयक के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक किनकी, लोकसभा और राज्यसभा की आयोजित नहीं की जाती। तो ये गलत हो गया। एक सी आ रहा, जिसे संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल राज्यसभा में भी रख सकते हैं उसको, पहले लोकसभा में तो रख सकते ही हैं। तो ये तो सही है अपना विकल्प। अच्छा, डी है, बजट सदैव पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा बजट। बजट एक धन विधेयक है, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा पहले। सदैव वित्त मंत्री जो जाती, जैसे निर्मला सीतारमण इस बार गई तो सबसे पहले लोकसभा में गई थी। निर्मला की बात नहीं है, जितनी भी हुई वित्त मंत्री हुए सभी पहले लोकसभा में जाते हैं बजट का थैला लेके, उसके बाद फिर राज्यसभा में पेश होता है। तो क्या समझे आप, बजट सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है पहले। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो बी आएगा। बी आंसर क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। ये रॉन्ग है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो राइट है, वो ट्रू है। प्रश्न संख्या 29, शून्य काल का आशय किस अवधि से है? शून्य काल 0 आवर। जब बिना सूचना के प्रश्न पूछा जाता है ना, उसका संबंध किस पीरियड से है? तो वो है, हमने बताया था आपको 12 से 1 बजे तक, है ना। तो क्या आएगा आंसर यहाँ? बी। 12 से 1 बजे आया था ना तक का समय क्या होता है? 0 आवर होता है शून्य काल। प्रश्न संख्या 30, लिखित में ही प्रश्न और लिखित में ही उत्तर, ये किस प्रकार के प्रश्न की विशेषता है? जो सांसद सवाल पूछेगा वो लिखित में ही देगा और लिखित में ही वहां से उत्तर प्राप्त होता है, मंत्री अपने मुंह से नहीं बोलता है। ये विशेषता किस प्रकार के प्रश्न की है? अतारांकित। क्या आएगा इसमें? बी। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा का नहीं है? विधि निर्माण। विधि निर्माण का मतलब कानून बनाना, अधिनियम बनाना, वो है इसका। अच्छा, संविधान में संशोधन का विधेयक भी राज्यसभा में भी जाता है, ठीक है ना, तो उसमें भी इसका रोल है। अच्छा, एक है जिसे बजट पारित करना। अब बजट पारित करना, बजट यहां से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वहां भी जाता है, वहां भी विचार होता है उस पर, और 14 दिन तक इंतजार करते हैं लोकसभा वाले, अगर वो पारित नहीं करते हैं तो इसका मतलब बजट पारित करने में भी रोल है इसका राज्यसभा का। हालांकि कम है, लोकसभा की तुलना में इसका रोल नगण्य है, लेकिन है तो सही ना। तो ये भी सही है, डी भी, ए भी सही है, बी भी सही है। ये जो है मंत्री परिषद को पद से हटाना, जैसे प्रधानमंत्री जी को या मान लीजिए उनकी मंत्री परिषद को भी, मोदी जी की मंत्री परिषद को या उनकी टीम को भी हटाना है पद से, तो कौन हटाएगी? लोकसभा ही तो हटाएगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। जब लोकसभा में बहुमत खो देती है सरकार या मंत्री परिषद, तो उसको घर बैठना पड़ता है। तो पावर किसके पास हुआ? लोकसभा के पास हुआ। राज्यसभा में आज भी राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, इसके बाद भी मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनकी सारी मंत्री परिषद बनी हुई है, क्योंकि लोकसभा में उनका बहुमत है, राज्यसभा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ गए? राज्यसभा मंत्रियों को या यूं कहीं मंत्री परिषद को हटा नहीं सकती, जबकि लोकसभा हटा सकती है। अगर आज लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाए मोदी जी का, तो कल ही उनको घर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ इसमें? ऑप्शन सी, कि राज्यसभा का ये कार्य नहीं है मंत्री बस को पद से हटाना, ये काम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो फिर उसको मंत्री परिषद को हटना पड़ता है। 32, निम्न में से कौन सी विशेषता तारांकित प्रश्न की नहीं है? तारांकित स्टेट प्रश्न, तो स्टेट क्वेश्चन, तो स्टार्ट क्वेश्चन में ये है कि जैसे मौखिक प्रश्न में लिखित में जवाब, ये उसकी विशेषता क्या पूछा ऊपर? तारांकित नहीं है। तो नहीं है, तो इसमें देखो ये आएगा इसमें ऊपर वाला ए, मौखिक प्रश्न में लिखित में जवाब, क्योंकि तारांकित प्रश्न लिखित मौखिक ही पूछा जाता है और मौखिक ही उसका जवाब दिया जाता है। समझ गए ना? तो क्या हुआ इसमें?
ए। भाई मंत्री खड़ा होके पूछेगा ना वहां, एक बार तो सूचना तो देता हो पहले 15 दिन 20 दिन पहले कि मेरे को ये प्रश्न पूछना है, लेकिन जिस दिन प्रश्न का जवाब मिलना होता है उस दिन मंत्री खड़ा होके जवाब देता है। जवाब देने से पहले मंत्री जिसने सवाल पूछा है वो भी खड़ा होके बोलेगा कि मेरा ये प्रश्न है। तो क्या हुआ, इसमें मौखिकी प्रश्न होता है, मौखिकी जवाब होता है। जबकि यानी ये जो बी विशेषता है सही है, इसकी तारांकित प्रश्न की विशेषता है। इधर जवाब मंत्री द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है, मंत्री देगा जवाब तारांकित का, चाहे अतारांकित हो या तारांकित, सभी का जवाब मंत्री द्वारा दिया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा। प्रश्न संख्या 33, संसद में प्रश्न कौन नहीं पूछ सकता है। क्या है सवाल यहां कि हम नीचे आपको ऑप्शन दे रहे हैं 4, इनमें से कौन सवाल नहीं पूछ सकता है, किस पर बैन है सवाल पूछने पर। तो चलो आ रहे हैं ए में, विपक्षी दल का सांसद। क्या विपक्षी दल का सांसद सवाल नहीं पूछ सकता है? सवाल अभी मान लो मनमोहन सिंह है, विपक्षी दल के सांसद राज्यसभा में, कांग्रेस के हैं, तो क्या ये सवाल नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अच्छा बी, सत्तारूढ़ दल का सांसद। सत्तारूढ़ दल का सांसद मान लो राज्यसभा में भूपेंद्र यादव है, राजस्थान से है, किरोड़ीलाल मीणा है, तो क्या ये किरोड़ीलाल मीणा सांसद है तो ये सत्तारूढ़ दल के हैं, बीजेपी के हैं, सवाल नहीं पूछ सकते क्या? पूछ सकते हैं ना, तो ये भी नहीं हो सकता। मनोनीत सांसद, मनोनीत सांसद जो होते हैं क्या वो सवाल नहीं पूछ सकते? वो भी पूछ सकते हैं। मेरी कॉम है भी जैसे मनोनीत है, वो राज्यसभा में बॉक्सर खिलाड़ी, तो वो भी पूछ सकती है सवाल। यानी इसका मतलब क्या, वे तीनों ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा अपना डी। 34, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक है? तो वो आपको बताया था कम से कम 50 सांसद सपोर्ट करने चाहिए उस प्रस्ताव पर, यानी उस प्रस्ताव पर 50 सांसदों के कम से कम 50 के साइन होने चाहिए कि साहब हम स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं या काम रोको प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो ही वो जो राज्यसभा के सभापति हैं या पीठासीन अधिकारी हैं उसको स्वीकार करेंगे। तो आप इसमें क्या आएगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से किस प्रश्न का उत्तर मौखिक नहीं दिया जाता है? तारांकित, तारांकित का मौखिक देते कि नहीं देते हैं? देते हैं ना, तो ये तो नहीं हो सकता। अल्प सूचना, ये भी मौखिक ही दिया जाता है, मौखिक ही पूछा जाता है। बी, अनुपूरक, इसका भी मौखिक ही जवाब दिया जाता है और मौखिक ही ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या, अब तारांकित है, तारांकित में क्या होता है, लिखित में ही उत्तर होता है, लिखित में जवाब वो प्रश्न होता है। तो यहां पे बी आएगा, उत्तर मौखिक नहीं दिया जाता है, बी। 36, राज्यसभा में पूछे गए सवाल का जवाब किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यसभा में पूछे गए सवाल का जवाब किसके द्वारा दिया जाता है? सवाल कौन पूछता है? राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सांसद केवल। अब जवाब कौन देगा? सभापति नहीं देता है, खड़े होकर जवाब कौन देता है? वहां सदन में मंत्री जी खड़े होते हैं ना, अमित शाह खड़े हुए थे जवाब देने के लिए। तो यहां पे क्या आएगा, मंत्री, बी। भाई सभापति जवाब नहीं देते हैं, जवाब सभापति तो संबंधित मंत्री को खड़ा कर देंगे, ये सवाल है दो जवाब। सांसद ये जवाब देते ही नहीं कभी। ये जवाब कौन देता है? जो सरकार चला रहा हो, जिसके पास किसी डिपार्टमेंट का चार्ज हो, जो किसी काम को संभाल रहा हो, वही तो जानकारी रखता है ना उससे संबंधित। भाई अम्फान तूफान है तो उससे संबंधित जानकारी गृह मंत्रालय उसको डील करता है। तूफान से संबंधित चेतावनी, जैसे लोगों को राहत पहुंचानी है तो उसका काम कौन? गृह मंत्रालय देखता है। तो गृह मंत्रालय का जो इंचार्ज मंत्री है, जो उसको संभाल रहा है, वो देगा जवाब। अब सांसद को मालूम थोड़ी है, वहां कलकत्ता वाले सांसद को है, कोलकाता का जो सांसद है या उड़ीसा का कोई सांसद है, उससे मालूम थोड़ी है। वो हालांकि तूफान उड़ीसा में आ रहा है और उधर कोलकाता में, बंगाल में भी आ रहा है, लेकिन वहां के सांसदों को मालूम नहीं है सरकार क्या प्रयास कर रही है लोगों की सुरक्षा के लिए, जान माल की रक्षा के लिए। वो तो मंत्री देख रहा है, गृह मंत्रालय देख रहा है। तो गृह मंत्रालय का मतलब उसका जो मुखिया यानी मंत्री देगा जवाब, गृह मंत्री देगा जैसे उसमें। तो यहाँ क्या आएगा, जवाब सिर्फ मंत्री देते हैं, याद रखेंगे इसको।
37 बजट किस सदन में पुरस्तापित किया जाता है? पुरस्तापित का मतलब होता है पहले प्रस्तुत करना, इंट्रोड्यूस करना, पहले रखना। भाई कोई भी विधेयक पारित कराने के लिए जैसे बजट ही है तो रखना तो दोनों सदनों में पड़ता है ना, एक से काम थोड़ी चलता है। तो दोनों में से पहले कहां रखा जाएगा? वित्त मंत्री जी जब जाती है बजट का थैला लेके तो पहले कहां पेश करती है वो? लोकसभा में कि राज्यसभा में? पहले लोकसभा में प्रवेश करती है वो। तो यहां क्या आएगा? लोकसभा। तो ये बी ऑप्शन आ रहा है, ए नहीं आएगा। राज्यसभा किसी भी सदन में ये भी नहीं आएगा। निश्चित है उसमें संविधान में लिखा हुआ कि लोकसभा में पेश करेंगे, और इस बारे में संविधान मौन है? नहीं, मौन नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है। तो यहां आएगा बी कि बजट पहले लोकसभा में पुरस्तापित या इंट्रोड्यूस या पहले रखा जाता है। 38 संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो कितने हो सकते हैं? अभी वैसे 245 ही है, लेकिन अगर और बढ़ाना चाहें तो कितने हो सकते हैं? तो वो है 250। तो यहां पे आएगा सी। 39 विधेयक का आशय है। विधेयक की परिभाषा पूछी गई थी। विधेयक किसे कहेंगे? बिल। बिल का मतलब होता है कानून। कानून बनने से पहले विधेयक कहलाता है। जब वो कानून बनने की प्रक्रिया के अधीन होता है तब तो उसको क्या कहते हैं? विधेयक या बिल। तो विधि है, इसमें विधि भी नहीं आएगा। विधेयक बाद में विधि में कन्वर्ट होता है। कब? जब वो पारित हो जाता है दोनों सदनों से और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद विधि बनता है, उसके बाद ही वो कानून बनता है, उसके बाद ही वो अधिनियम बनता है। तो विधि, कानून, अधिनियम तीनों शब्द लगभग मिलते जुलते ही हैं। यानी ये तीनों स्थिति कब आती है? जब विधेयक तीनों स्तरों से पास हो जाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, तो वो विधि कहलाएगा या कानून कहलाएगा या अधिनियम कहलाएगा। तो उससे पहले इसका मतलब क्या हुआ? जब वो प्रक्रियाधीन होता है तो उसको कहते हैं प्रस्तावित विधि, यानी ऐसी विधि जो बनने वाली है भविष्य में, उसको कहते हैं प्रस्तावित विधि। तो ये विधेयक एक तरह से प्रस्तावित विधि होता है। डी। अच्छा, 40 नंबर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक है? ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव अगर कोई सांसद लाना चाहता है तो कितने सांसदों का अलग से सपोर्ट और चाहिए? जैसे स्थगन प्रस्ताव में चाहिए ना 50 का, वैसे यहां कितने चाहिए? तो यहां कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहां क्या आएगा? कोई आवश्यकता नहीं। डी। ये सब मैंने आपको विस्तार से समझा रखा है, विधेयक को बहुत विस्तार से समझाया है। यहां पे एकदम समझ में नहीं आएगा। अगर इसको समझना है तो वीडियो देखने पड़ेंगे। 50 ही सवाल ऐसे हैं, या जितने भी सवाल हैं सभी ऐसे हैं। इनको समझने के लिए आपको अच्छी से अगर समझना है तो पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। 41 विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको बताया था विधेयक एक तो साधारण विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक, एक धन विधेयक, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पे आएगा बी। 42 राज्यसभा के कितने सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है? यहां उपराष्ट्रपति शब्द आ रहा है, राष्ट्रपति नहीं है। तो राज्यसभा के कितने सदस्यों द्वारा? राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित, एक मनोनीत। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। वो कितने होते हैं निर्वाचित? 233, और 12 मनोनीत होते हैं। अभी की जो स्थिति है तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 245 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी मनोनीत सदस्य जो हैं 12, वो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना वोट डालते हैं, जबकि राष्ट्रपति के में नहीं डालते। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा? 245, यानी सभी के सभी। इसमें 245 में 233 तो हो गए आपके निर्वाचित और 12 हो गए मनोनीत। तो ये दोनों ही प्रकार के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आंसर आएगा इसमें ए। 43 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो जो प्रस्ताव पेश होगा वो हमेशा पहले राज्यसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में नहीं रखते उसको।
तो यहां पे क्या आएगा, पहले लोकसभा ए आएगा, सॉरी बी राज्यसभा आएगा, है ना। किसी भी सदन में आ रहा है तो किसी भी सदन में नहीं रख सकती, किसी भी सदन में तो फिर लोकसभा भी आता है। तो यहाँ क्या आएगा, राज्यसभा में पहले रखा जाएगा या राज्यसभा में पुरस्तावित किया जाएगा, पहले प्रस्तुत किया जाएगा। 44, निम्न में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं करता है उस पदाधिकारी को ढूंढना है। तो देखो, ए लोकसभा का अध्यक्ष ये तो भाग लेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष ये भी भाग लेता है, राज्यसभा का उपसभापति ये भी भाग लेते हैं, और राज्यसभा का सभापति ये भाग नहीं लेता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, वो सांसद नहीं होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं, जो या तो सांसद हो या विधायक हो। विधायक भी कौन से, विधानसभा के सदस्य हो। ये नियम है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये जो राज्यसभा का सभापति होता है ये सांसद नहीं होता है, एमपी नहीं है, ये उपराष्ट्रपति होता है। ये जो उपराष्ट्रपति कभी एमपी नहीं होता है, कभी सांसद नहीं होता है, न तो विधानसभा का सदस्य होता है, न ही वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है। इस कारण वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है। तो यहां पे आंसर आएगा सी। 45, निम्न में से किस पदाधिकारी को हटाने के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। यानी राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में ज्यादा पावर है। किस मामले में, इन पदाधिकारियों को हटाने के मामले में। ऐसा कौन सा पदाधिकारी है, तो इसमें राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के मामले में तो क्या है कि राष्ट्रपति कब हटेगा, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो 2/3 बहुमत से। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी रखा जा सकता है, तो दोनों को बराबर पावर हो गया। अच्छा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, ये सी आ रहा है जैसे, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, या जैसे नीचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, इनके मामले में भी क्या है कि हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसका कोई ठेका नहीं है कि लोकसभा में करेंगे या राज्यसभा में करेंगे, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, पुरस्तावित किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और पारित दोनों सदनों से होना चाहिए। समझ गए ना। तो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, दोनों में से पहले ही किसी में रखा जा सकता है, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय का जज है या सीएजी है, इनके मामले में ये नियम है। तो इट मींस क्या हुआ कि राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति बराबर है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में क्या है कि उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों से पारित तो होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है नियम कि वो पहले हमेशा राज्यसभा में रखा जाएगा। इन चारों में से केवल उपराष्ट्रपति एक ऐसा पदाधिकारी है या एक ऐसी पोस्ट है जिस पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में रखा जाता है, पुरस्तावित किया जाता है, लोकसभा में नहीं रखा जाएगा। तो यहां पर क्या स्थिति है कि उपराष्ट्रपति आएगा यहां बी। छियालीस, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल होता है। मनोनीत सदस्य पूछा गया है यहां पे, तो मनोनीत का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। निर्वाचित का भी 6 वर्ष ही होता है, कोई सा भी हो, सबका ही 6 वर्ष ही होगा कार्यकाल। तो यहां पे क्या आएगा बी, 6 वर्ष कार्यकाल होता है राज्यसभा के सभी सदस्यों का। प्रश्न संख्या 47, भारत में किस पदाधिकारी को हटाना सर्वाधिक कठिन है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शंस हैं यहां। तो एक में दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, दूसरे में तीसरे में प्रधानमंत्री और चौथे में राष्ट्रपति। अब आपको मालूम है कि ये जो चारों पदाधिकारी है इनको किसके द्वारा हटाया जाता है, संसद द्वारा, है ना। इसको तो प्रधानमंत्री को तो हटाती लोकसभा और बाकी को तीनों को कौन हटाती, संसद। तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, इस आधार पे ये मालूम होगा कि किसको हटाना कठिन है, किसको हटाना सरल है। अब यहां उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या दूसरा न्यायाधीश हो, इसी तरह ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हो, इनके मामले में क्या है
लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए हटाने का प्रस्ताव। दूसरी बात क्या है कि बहुमत कितना चाहिए, तो कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य संख्या जितनी भी है लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग, उसका बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। मैंने समझाया था आपको बहुत विस्तार से, यहां इतना विस्तार से समझाना पॉसिबल नहीं है, पुरानी वीडियो में देखना पड़ेगा, शॉर्ट में समझ लो। तो जो उसमें क्या हुआ कि भाई इन दोनों में क्या मामला है, कुल सदस्य, कुल का बहुमत, उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का कितना, 2/3। इन दोनों में तो ये है प्रोसीजर। और प्रधानमंत्री में क्या है कि केवल लोकसभा का साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, कुल का साधारण बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, किसका, कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। और राष्ट्रपति को उठाने के लिए क्या आगे, कुल सदस्य संख्या का 2/3। ये सबसे कठिन प्रोसीजर है राष्ट्रपति की, कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 लाना या उसके 2/3 सांसदों का समर्थन हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सका है। तो क्या समझे आप, इनकी प्रोसीजर सरल है दोनों की, और प्रधानमंत्री की तो बहुत ही सरल है, और राष्ट्रपति की सबसे कठिन हटाने की प्रक्रिया। तो यहां क्या आएगा, डी। 48वें भारत में उच्चतम व उच्च न्यायालयों की संख्या क्रमशः है। देखो यहां क्या ध्यान रखना आपको, क्रमशः शब्द है, एक है ये उच्चतम और एक है उच्च न्यायालय। तो क्रमशः का मतलब यहां जो ऑप्शन अपन देखेंगे उसमें क्या आएगा कि पहले उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है, तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तो भारत में एक ही है ना। तो इसके लिए तो आना चाहिए क्रमशः है, यानी पहले इसका नंबर आना चाहिए आंसर में, है ना। क्रमशः शब्द आ रहा है, क्रमशः का मतलब पहले उच्चतम न्यायालय उसके बाद उच्च न्यायालय का आंसर होना चाहिए नीचे। तो पहले उच्चतम न्यायालय की संख्या बतानी है तो 1 हो गई, उसके बाद है उच्च न्यायालय कितने भारत में, तो आपको बताया हुआ है कम से कम 500 बार कि इस वक्त जो अभी लास्ट में आंध्र प्रदेश का बना था, जब तेलंगाना आखिरी में राज्य बना भारत का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का अलग से उच्च न्यायालय बनाया गया। तो ऐसे करके कुल उच्च न्यायालयों की संख्या अभी जो है वो 25 है ना। तो ये आंसर होता है इसका, ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अनुसार ये लिखा हुआ आना चाहिए आंसर में। तो ये कहां लिखा है, 1 और 25, सी आएगा इसमें। भाई 25 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 25 होने का मतलब तो क्या है, 25 जो संख्या है, ये जो पहले लिखा हुआ फिगर है, ये तो उच्चतम न्यायालय का द्योतक है। तो उच्चतम न्यायालय भारत में 25 थोड़ी है, उच्चतम न्यायालय तो एक ही है, और उच्च न्यायालय केवल एक ही थोड़ी भारत में, ये 25 है। तो ये तो उल्टा लिख दिया है आंसर। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे, अगर क्रम से शब्द आ रहा है तो यहां जो पहले आएगा उसका आंसर पहले होना चाहिए, और जो बाद में है उसका आंसर बाद में होना चाहिए। समझ गए ना आप, इसलिए यहां 25 1 ना आकर 1-25 आएगा। 49 वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या शब्द लिखा ऊपर, भारत। अब यहां लोगों ने क्या किया, जो ही इनने रघु शर्मा देखा यस कर दिया, समझे। तो यहां पे आपको ऊपर इस पे ध्यान देना चाहिए, लिखा हुआ क्या है, भारत शब्द लिखा। अगर यहां राजस्थान लिखा होता तो रघु शर्मा होता है, तो भारत लिखा है ना, तो भारत में रघु शर्मा नहीं है, ये तो राजस्थान की स्वास्थ्य मंत्री है। किरोड़ी लाल मीणा ये भी नहीं है, बनवारी लाल बेरवा ये भी नहीं है, अभी है हर्षवर्धन, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। 50 अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के समय पूछे जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न जो पूछना होता है सांसदों द्वारा, वो किस प्रकार के प्रश्नों के समय पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि जब तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया जाता है या अल्प सूचना प्रश्नों का जवाब मंत्री द्वारा दिया जाता है, उस वक्त चूंकि मौखिक जवाब होता है तो तुरंत वो उससे ही संबंधित और क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे रिलेटेड जिनकी सूचना पहले नहीं दी गई हो उनको तुरंत पूछ सकता है। मंत्री को जवाब आता है वो दे देगा, नहीं तो कहेगा मुझे जानकारी नहीं। तो क्या हुआ कि अनुपूरक जो प्रश्न होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, वो कब पूछे जाएंगे, जब तारांकित और अल्प सूचना प्रश्नों के जवाब मंत्री द्वारा दिया जा रहा है सदन में। उस वक्त सांसद खड़ा होकर कोई भी पूछ सकता है, आगे साहब बताओ आपने ये बताया, इससे संबंधित ये भी बताओ भाई,
है ना। अम्फान तूफान से जैसे 20 व्यक्ति मरे ओडिशा में, तो 20 मरे, तो उसने मंत्री ने कह दिया कि 20 मरे हैं, अच्छा ठीक है। फिर अचानक कोई सांसद पूछते चलो ये बताओ कि महिलाएं कितनी मरी, पुरुष कितने मरे, तो ये जो अचानक क्वेश्चन पूछा ना उसने, महिलाएं पुरुष का अलग अलग, वो क्या कहलाया, अनुपूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पहले मंत्री जी को जो सवाल पूछा गया था वो सिर्फ ये पूछा गया था, तारांकित प्रश्न पूछा ना, तो क्या पूछा गया था कि आप ये बताएं कितने व्यक्ति मारे गए। उस समय ये नहीं पूछा गया कि महिला और पुरुष कितने अलग अलग कैसे हैं। अब पूछा जा रहा है वो तुरंत उसी वक्त, तो इसमें क्या आएगा, केवल तारांकित और अल्प सूचना, ये दो प्रश्न ही होते हैं। आया तारांकित में तो लिखित में आता है जवाब, तो लिखित में आता है, तो लिखित वाले में तो वो पूछ ही नहीं सकता। तो यहां पे क्या आएगा, तारांकित और अल्प सूचना, यानी 1 और 3। अब कौन से ऑप्शन में 1 और 3 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 और 3 है, इसमें 1 3 है, तो ये डी आएगा आंसर। इक्यावन, राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पूर्व अनुमति किसके द्वारा दी जाती है। जैसे कोई सांसद किसी मामले में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है कि साहब मैं अम्फान तूफान आया हुआ है, इसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तो ऐसा अगर कोई प्रस्ताव रखना चाहता है तो उसकी पहले से अनुमति लेनी होती है, बिना अनुमति के रख नहीं सकते। तो अनुमति कौन देता है, क्या वो कोई मंत्री देता है या सभापति देता है या उपसभापति देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार, जैसे ए में सभापति है, बी में उपसभापति है, इधर सी में स्पीकर, तो स्पीकर का तो संबंध ही होता ही लोकसभा से, यहाँ स्पीकर नाम की कोई चीज नहीं होती है। स्पीकर जो पदाधिकारी होता है वो तो लोकसभा में, यहाँ बात किसकी हो रही है, राज्यसभा की, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये तीनों में से अपने को सेलेक्ट करना। अब आप कहोगे साहब सभापति तो देता है, उपसभापति भी देता है, और सभापति नहीं है तो उपसभापति होगा, कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा ना, तो ये भी देता है, ये भी देता है, और पीठासीन अधिकारी भी होता है। लेकिन यहाँ तीनों ही मिलते जुलते हैं ना, आंसर तीनों ही हो रहे हैं। तीनों में सबसे सही कौन सा है, पीठासीन अधिकारी, क्योंकि ये जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी कौन हो सकता है, या तो सभापति होगा या उपसभापति होगा या अन्य कौन, जैसे मान लो सभापति नहीं है, यानी जो सदन की अध्यक्षता करता है उसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी। आज मीटिंग है राज्यसभा की, आज जो अध्यक्षता कर रहा है वो पीठासीन अधिकारी कहलाएगा। अब पीठासीन अधिकारी सभापति भी हो सकता है, जो राज्यसभा का सभापति वो भी हो सकता है, वो नहीं है मान लो आज नहीं आया तो उपसभापति आया तो उपसभापति होगा आज पीठासीन। पीठासीन का मतलब पीठ पर जो आसीन है, यानी वहां जो उसकी अध्यक्षता कर रहा है मीटिंग की, अध्यक्ष जो लोकसभा में अध्यक्ष होता है या उसका जो सभापति कह दो आप, वो जो होता है उसकी सीट पर जो व्यक्ति बैठेगा उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। जो पीठासीन अधिकारी सभापति भी हो सकता है, अब सभापति नहीं आया तो उपसभापति बैठेगा, उपसभापति भी नहीं आया तो वहां एक लिस्ट बनी होती है राज्यसभा में सीनियर व्यक्तियों की, कि साहब ये जैसे किसी दिन सभापति भी नहीं आया, उपसभापति नहीं आया, तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा राज्यसभा की, तो राज्यसभा में लिस्ट बनी होती है। उसमें फिर जो सीनियर मोस्ट मेरिट में जो नंबर 1 पे होगा, 10 आदमियों की लिस्ट होती है, 10 में जो सबसे ऊपर होगा वो उसकी मतलब अध्यक्षता करेगा, किसकी, सभा की, या उसकी जो मीटिंग हो रही है राज्यसभा की, तो उस मीटिंग की जो भी अध्यक्षता करता है उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। ये तो ये पीठासीन अधिकारी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ उपयुक्त जो आंसर होगा, सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पीठासीन अधिकारी। यानी इसमें ये मिलते जुलते हैं तीनों ही ऑप्शन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब इनमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा सही है वो पीठासीन, वही आंसर होता है। तो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी है सबसे ज्यादा सही, इन दोनों से ज्यादा बढ़िया ये है पीठासीन अधिकारी। निम्न में से कौन भारत का कैबिनेट मंत्री नहीं है 52 नंबर में। तो हमने बताया था आपको, एस जयशंकर विदेश मंत्री है भारत के, अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, अनुराग ठाकुर अभी ये राज्य मंत्री है ना, ये तीनों कैबिनेट मंत्री है। अनुराग ठाकुर क्या है, राज्य मंत्री है, तो अनुराग ठाकुर। प्रश्न संख्या 53, निम्न मंत्रियों में से कौन राज्यसभा का सदस्य है। क्या पूछा गया है कि ये जो मंत्री लिखे हुए नीचे, इनमें से कोई ना कोई राज्यसभा का मेंबर है, यानी सांसद तो है वो, लेकिन लोकसभा का नहीं है सदस्य, राज्यसभा का है। इनमें से कौन है, देखो गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से
सांसद है, अभी क्या है ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। तो ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत है लोकसभा सदस्य है, तो ये तो राज्यसभा के नहीं है। बी में स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को तो आप सभी जानते हैं कि उसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था अमेठी से, वो अमेठी से भी लोकसभा के सदस्य हैं, तो वो भी राज्यसभा से नहीं है। इधर चलेंगे डी में नितिन गडकरी। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से, भारत का जो संतरा शहर है, ऑरेंज सिटी है इंडिया का, नागपुर से लोकसभा के मेंबर है ये, तो ये भी राज्यसभा की नहीं है। अब आओ आप निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री है, वो क्या है, वो सांसद तो है, एमपी तो है, लेकिन लोकसभा की सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा की सदस्य है, और कर्नाटक विधानसभा ने चुनकर भेजा है इसको राज्यसभा के लिए। तो ये क्या है, सी आएगा इसमें। टेस्ट में प्रथम स्थान पर रहने वाले हमारे प्रतियोगी मिस्टर गौरव को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, और बधाई भी एक नहीं दो इस बात की कि एक तो आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, और दूसरी बधाई इस बात की कि आपके 53 सवालों में से 53 के ही जवाब सही थे। जबकि क्वेश्चन पेपर का स्तर कैसा था ये तो आप सभी जानते हैं। जो रटने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस पेपर से निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन ये एग्जाम की सच चाहिए, वहां आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा सोल्व करने के हैबिचुअल हो जाएंगे तो बहुत आसानी से परीक्षा पास कर लेंगे। और आप समझते हैं कि नहीं साहब रट के गाइड वाइड से, तो फिर तो अगर ऐसे तैयारी करके वहां जाएंगे तो परिणाम क्या होता है जो आप जानते हैं, जो अधिकांश स्टूडेंट्स के साथ होता है। और दूसरी बात, पुरस्कार स्वरूप मिस्टर गौरव को ये टी शर्ट हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है। धन्यवाद।